हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान सीरीज का अगला चैप्टर यानी कि तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो तुगलक वंश है वह 320 से 1398 तक यहाँ पर शासन करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वह तुगलक वंश पर है। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। देखिए यहाँ पर इसने 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करता है। ठीक है, खुसरो खां को पराजित करने के पश्चात ये जो है गाजी मलिक वह 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसके दो नाम हैं, एक तो इसका नाम गाजी मलिक है और दूसरा नाम है तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसका दूसरा नाम है तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसके बाकी नामों का भूल जाइए, तुगलक गाजी सिर्फ इतना याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने शासनकाल में अमीरों से भूमि या फिर जो दान में दिया गया था भूमि उसको लेकर उसने खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था उन भूमियों को। तो उन्हीं भूमियों को ये वापस गयासुद्दीन तुगलक उन लोगों को लौटा देता है जिनका भूमि होता है। ठीक है, तो ये काम गयासुद्दीन ने करता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में अमीरों के द्वारा जो भूमियां ली गई थी उनको वापस करके। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। देखिए किसान के लिए सिंचाई व्यवस्था में इसने ध्यान दिया और कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। इसके बारे में एक बात है कि संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला पहला गयासुद्दीन प्रथम जो है शासक बनता है। गयासुद्दीन जो है पहला शासक बनता है जो नहरों का निर्माण करवाने वाला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर स्थापित करता है। देखिए गयासुद्दीन तुगलक इसका नाम है, अपने नाम पर ही इसने दिल्ली में एक नए शहर या नए नगर की स्थापना करता है जिसका नाम ये तुगलकाबाद रखता है। तुगलकाबाद जो है रोमन शैली में बनी हुई नगर, ये इसका जो शैली है इस नगर का वह रोमन शैली में बनी हुई है यह, और इसे निर्मित रोमन शैली में किया गया है। और इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है और इस दुर्ग का नाम छप्पन कोट है। ठीक है, छप्पन कोट नाम का दुर्ग का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जानने को मिला कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर स्थापित किया। और ये जो शहर स्थापित किया तुगलकाबाद वह रोमन शैली में निर्मित हुआ था और इस शहर में एक दुर्ग का निर्माण किया गया जिसका नाम छप्पन कोट रखा गया है। आगे है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया। देखिए जूना खां के द्वारा बनाया गया लकड़ी का महल में इसका दबकर मृत्यु हो जाता है 1325 ईस्वी में। बस इसे याद रखिएगा, डेट 1325 ईस्वी में। और इस जूना खां पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन के बाद जुन्ना खां, वही जुन्ना खां जिसके निर्मित महल से दबकर जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो वही जुन्ना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। यानी कि दूसरा सिंहासन पर बैठने वाला हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह मध्यकालीन यानी कि मध्यकाल के सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और योग्य व्यक्ति था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था या मोहम्मद तुगलक था, ये सभी सुल्तानों में जो सुल्तान जितने भी मध्यकाल में सुल्तान हुए उन सब में सर्वाधिक शिक्षित था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था और योग्य व्यक्ति था। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। देखिए इसको 3 नाम दिए गए। स्वप्नशील, ठीक है, दूसरा पागल, तीसरा रक्त पिपासु। तो जो स्वप्नशील था वह इसलिए दिया गया था क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी वह सनक भरी थी, बड़ी बड़ी योजनाएं ये बनाता था। तो ये बहुत बड़ा मतलब स्वप्नदर्शी टाइप का था। दूसरा इसे पागल इसलिए दिया गया क्योंकि इसके जो कार्य थे ना, वह कृत्य जो करता था वह क्रूर कृत्य करता था, ठीक है। और उसके बाद रक्त पिपासु क्यों कहा गया, क्योंकि ये दूसरे के सुख दुख की उपेक्षा करता था, उनका मजाक उड़ाया करता था, उनके सुख दुख को, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी योजनाओं के बारे में बताया गया कि उसकी कैसे कैसे सनक भरी योजनाएं थी। देखिए पहला इसका योजना था द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि करना, ठीक है, जो कि 1326 से 1327 के बीच इसने किया। अगला है राजधानी परिवर्तन, 1326 से 1327। अगला योजना इसका था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि 1339 से 1330। अगला है खुरासान एवं कराचील का अभियान। तो ये कुछ इसकी योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की सनक भरी योजनाएं, इसीलिए इसको स्वप्नदर्शी स्वप्नशील कहा गया है, ठीक है। और इसको पागल भी कहा गया है और साथ ही साथ रक्त पिपासु भी इसको कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही, ठीक है, अमीर ए कोही का निर्माण करता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा नहर का निर्माण किया गया था। और ये जो तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये एक कदम आगे बढ़ता है और किसानों के लिए एक विभाग का ही निर्माण कर देता है, जिसे अमीर ए कोही, ठीक है, एक नवीन विभाग की यह स्थापना कर देता है, अमीर ए कोही, ताकि किसानों की जो समस्या है वह अलग एक विभाग देखे समझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा, ठीक है। तो ये जो था अपने दिल्ली से राजधानी को देवगिरी लाया, और अपनी जो देवगिरी लाता है तो देवगिरी का फिर नाम बदल कर वह दौलताबाद कर देता है। चलिए आगे देखते हैं कि संकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा, ठीक है, तांबा धातु के सिक्के चलवाए जिसका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर था। देखिए अब जो कांसा के सिक्के चलाए गए उसके बारे में यहाँ पर फरिश्ता नाम का इतिहासकार लिखता है, ठीक है। और जो तांबा जबकि सॉरी एक तो देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि संकेतिक मुद्रा के अंतर्गत जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने कांसा कांसा के सिक्के चलाए और तांबा के सिक्के चलाए, ठीक है। जो कांसा के सिक्के चलाए उसका जो वर्णन है वह फरिश्ता करता है, तांबे की जो सिक्के चलाए उसका वर्णन वर्णी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो दोनों सिक्के थे इसका जो मूल्य था, ठीक है, इसका जो मूल्य था वह चांदी के रुपए टंका के बराबर था, यानी कि जो चांदी के रुपए थे उस टाइम के टंका उसके बराबर होता था इसका मूल्य, ठीक है। अब आगे यहाँ पर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसे दी जाती है, किस सुल्तान को दी जाती है, तो इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो एडवर्ड थॉमस के द्वारा, ठीक है, एडवर्ड थॉमस के द्वारा ये जो संज्ञा दी जाती है। आगे है कि अफ्रीकी मोरक्को यात्री इम बतूता, ठीक है, इम बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को यात्री था, और यह लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो यहाँ पर एक बार और ये सवाल भी बन सकता है कि कौन ऐसा यात्री था, विदेशी यात्री था जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, तो वह इम बतूता था, ठीक है। और इम बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा गया, ठीक है। तो दो सवाल यहाँ पर बनते हैं कि कौन यात्री था जो भारत में आया और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, तो इसका नाम इम बतूता होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि कौन ऐसा यात्री था
विदेशी यात्री था जिसे भारत के सुल्तान ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो ये भी इब्न बतूता ही होगा। तो इब्न बतूता भारत कब आया था, ये याद रखिएगा कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था और 1342 ईस्वी में उसे चीन भेजा गया राजदूत बना करके। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे जानते हैं। आगे यहाँ पर हमें मिलता है कि इब्न बतूता की पुस्तक है, यानी कि इब्न बतूता ने अपनी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है रेहला। रेहला, ठीक है, रेहला इसकी पुस्तक का नाम है। रेहला में ये लिखते हैं मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन करते हैं। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की व्यवस्था या स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो रेहला में, यानी कि रेहला क्या है, तो इब्न बतूता की पुस्तक है। रेहला में इब्न बतूता लिखते हैं यहाँ की भारत की उन व्यवस्थाओं का जो कि मोहम्मद तुगलक के समय काल में था। ठीक है, यहाँ की घटनाओं का वर्णन करते हैं, अपने पुस्तक में विदेशी व्यापारों के बारे में भी बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक साधु के साथ विचार विमर्श किया था। आगे यहाँ पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थाटा के निकट गोडाल में हो गई। तो ये जब सिंध जा रहा था तो इसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में हो जाती है थाटा के निकट। आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। इस बात को याद रखिएगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का, और ये जो निर्माण था, राज्य का निर्माण, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हो गया था। आगे है कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की भी स्थापना किया। आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो बदायूनी थे एक बड़े इतिहासकार और वे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये बात लिखते हैं। आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। शेख अलाउद्दीन का शिष्य कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था और वह सल्तनत का पहला शासक था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का ऐसा पहला शासक बनता है जो दरगाह भी जाता है और मकबरे पर भी जाता है। इस बात को याद रखिएगा। जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में, ठीक है, बहराइच में सालार मसूदी गाजी के मकबरे में भी गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपसे सवाल आएगा सीधा है कि कौन ऐसा सुल्तान था जो मकबरे पर भी जाता था और दरगाह पर भी जाता था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। वह ये जो दरगाह था तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाते थे, और बंदरगाह की बात करें तो यह बहराइच में जो सल्लार मसूद गाजी का जो मकबरा था वहाँ पर ये जाया करते थे मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मिरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर इन्होंने मकबरे बनवाए थे। तो ये कई सारे संतों के कब्र पर मकबरे बनवाए थे, जैसे दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर भी इन्होंने मकबरे बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं, फिरोज तुगलक का राजाभिषेक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आता है। फिरोज तुगलक का राजाभिषेक थाटा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ। ठीक है, पुनः फिरोज का राजाभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। ठीक है, तो इसका अगस्त, एक बार मार्च में इसका राजाभिषेक होता है, फिर दूसरी बार ये इसका अगस्त में राजाभिषेक होता है। ठीक है,
फिर यहाँ पर है कि खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि दी गई। इस बात को याद रखिएगा कि कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि किसे दी गई, तो कासिम अमीर उल मोमीन की जो उपाधि है फिरोज तुगलक को दी गई। आगे है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज यानी कि लगान, खुस्म, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। तो देखिए इसने कर व्यवस्था को आसान करने के लिए 24 करों को इसने समाप्त किया, सिर्फ 4 कर को रहने दिया। ठीक है, जो कि है खराज, खुस्म, जजिया और ज़कात, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जजिया कर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक है। जजिया जो कर था वह धर्म से संबंधित था, धर्म पर लगने वाला कर था। आगे है कि फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। ठीक है, तो यहाँ पर फिरोज तुगलक एक और नए कर लगाता है किसानों पर, वह है सिंचाई कर। ठीक है, और सिंचाई कर कितना था, उपज का 1/10 भाग। आगे है कि फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। देखिए यहाँ पर ये कर लगाया था, तो और कर लगाने के बाद ये काम भी एक तरह से किया, क्योंकि इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण करवाया था। इसी वीडियो में हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस सुल्तान का नाम लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। ये 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली में है, फतेहाबाद, जैनपुर, फिरोजपुर ये प्रमुख शहर थे। तो ये फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की जो स्थापना इसने किया था, उसमें फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जैनपुर और फिरोजपुर ये प्रमुख कुछ नगर थे। आगे है कि इसके शासन काल में खिरेजाबाद यानी कि टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया, और इन दोनों स्तंभों को अब बुलाया जाता है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ के नाम से। ठीक है, क्योंकि जिस स्तंभ को टोपरा से लाया गया उसे दिल्ली टोपरा कहा जाता है, जिस स्तंभ को मेरठ से लाया गया उसे दिल्ली मेरठ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अशोक के स्तंभ को लाने वाला जो था उसका नाम था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक अशोक के स्तंभ को दिल्ली लेकर आता है। आगे है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं मुस्लिम लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग का गठन करता है, जिस जो विभाग है दीवान ए खैरात। तो इसने दीवान ए खैरात का निर्माण करता है, ताकि जो मुसलमान और लड़कियां हैं, जो विधवाएं हैं, उनकी सहायता की जा सके। तो ये दीवान ए खैरात जो है वह मुसलमान लड़कियों की सहायता के लिए सुल्तान फिरोज तुगलक स्थापित करता है। आगे है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थे। यानी कि सबसे ज्यादा दास रखने वाला सुल्तान कौन था, तो फिरोज तुगलक था, और इसके पास दासों की संख्या 1,80,000 थी। ठीक है, 1,80,000 इसके पास दासों की संख्या था, और इन दासों को, ठीक है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग का गठन किया, दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान क्या है, तो ये दासों को कंट्रोल करने के लिए, दासों की देखभाल करने के लिए इसे किया गया था, दीवान ए बंदगान। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, क्योंकि फिरोज तुगलक के पास बहुत ज्यादा दास थे, इसके पास लगभग 1,80,000 दास थे, और इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक विभाग बनाना बहुत जरूरी था। इसीलिए दीवान ए बंदगान नामक यहाँ पर एक विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक करता है। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। जो सेना के पद थे उसको इन्होंने क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। यानी कि अगर
पिता का नौकरी है तो फिर उसके बाद पुत्र का नौकरी उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सेना को वंश के अनुसार वंशानुगत बना दिया। आगे है कि इसमें अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। तो फतुहात ए फिरोज शाही क्या है, तो ये जो हमारा फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक उसकी यह आत्मकथा है। तो फतुहत ए फिरोज शाही क्या है, फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपनी संरक्षण प्रदान किया था। तो ये विद्वानों को भी संरक्षण दे रहा था। आगे है कि इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे 13,000 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दायलते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। तो जो दायलते फिरोज शाही है यह एक अनुवाद है, एक उन ग्रंथों का अनुवाद है जिसे ज्वालामुखी मंदिर से लूटा गया था, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटा गया था, और इनकी संख्या लगभग 13,000 ग्रंथ थे ये। और इन 13,000 ग्रंथों को अपाउद्दीन द्वारा क्या किया गया था, अनुवाद करवाया गया था। और उन अनुवादों को जो संकलित किया गया था, उन संग्रह को यहाँ पर जो था उसका नाम दिया गया दलायते फिरोज शाही, दलायते फिरोज शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण के से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाएं। तो ये चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के भी जारी करवाएं, जिसे अर्धा एवं बीख कहा जाता था। तो इन्होंने चांदी और तांबे का मिश्रण से निर्मित सिक्के बड़ी संख्या में चलवाया, जिसे अर्धा और बीख कहा जाता था। आगे है कि फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु 1388 में हो जाती है। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी, ठीक है, तेलंगानी के मकाबरे की जो तुलना है जेरूशलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। तो जो जेरूशलम में उमर की मस्जिद है उसकी जो तुलना है खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे से की जाती है, जो कि फिरोज काल में निर्मित था। ठीक है, और फिरोज की मृत्यु 1388 में यहाँ पर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमें देखना है कि फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कौन करवाया था, तो फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक ने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे हम देखते हैं कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है वह है नासरुद्दीन। ठीक है, नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ये तुगलक वंश का अंतिम शासक बनता है, और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह जाता है। दिल्ली से पालम तक ही इसकी जो क्षेत्र है वह रह जाता है। आगे है तैमुरलंगा। ठीक, तैमुरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है। तो 1398 में यहाँ पर तैमुरलंग के द्वारा आक्रमण किया जाता है दिल्ली पर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में। आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसार्क, जो कि पूर्वाधिपति के उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो ये नसरुद्दीन के काल में ही यहाँ पर कई अन्य यहाँ पर राज्यों का निर्माण होने लगा था। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मलिक कुसार्क की जो उपाधि है, यानी कि पूर्वाधिपति की जो उपाधि है, एक धारण करता है एक हिजड़ा जिसका नाम है मलिक सरवर, और वह जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो इस तरह से हमारा जो तुगलक वंश है वह समाप्त होता है। और उसके बाद हम अगले वीडियो में शैद वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो तुगलक वंश पर, जो कि 1320 से 1398 ईस्वी के बीच शासन करता है, वह समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।